नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की प्रकृति के बारे में। 1857 के विद्रोह के कारणों का पीडीएफ में शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं कि इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, इसका नेचर कैसा था। तो सबसे पहले जो इस बारे में मत है, दो अंग्रेज इतिहासकार है सर जॉन लॉरेंस और सीले इस विद्रोह को सैन्य विद्रोह की संज्ञा देते हैं। लॉरेंस महोदय कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह को छोड़कर और कुछ नहीं था और इसका तात्कालिक कारण कारतूस की घटना थी। आपको पता ही है बच्चों कि इसकी जो तात्कालिक घटना थी वो चर्बी वाले कारतूसों के कारण जो 31 मई को जो घटना हुई, क्रांति का प्रारंभ हुआ 31 मई को, तो वो उसके लिए वो सैनिकों में असंतोष हो गया। और यही इसका, क्योंकि जो एनफील्ड राइफलें थी उनके कारतूस को दांत से काटना होता था और उस समय अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, तो इसलिए इसका कारण वो सैनिक विद्रोह को मानते हैं। और उस समय सैनिक नीति में जो परिवर्तन हुआ था, जैसे जैसे राजनीतिक कारणों में भी, सैनिक कारणों में जो कहते हैं कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। उच्च पद पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था, भारतीय केवल सूबेदार तक नियुक्त होते थे। बंगाल की सेना में जो अवध के सैनिक थे वो बड़ी मात्रा में थे, जो अपने नवाब के अपमान और राज्य के छीने जाने के विरुद्ध थे। तो इस तरीके से जैसे जो सैनिक बड़ी मात्रा में अवध से थे, बंगाल से, तब अपने राज्य के छीने जाने से क्रुद्ध थे। 1856 में कैनिंग द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम द्वारा भारतीय सैनिकों को जो भारत के बाहर के जो इस जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम द्वारा भारतीय सैनिकों को बाहर भी युद्ध पर जाना अनिवार्य कर दिया। भारतीय उस समय समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध मानते थे, अतः वे क्रोधित हो गए इस चीज़ से। तो इसी मतों के आधार मान के सर जॉन लॉरेंस सीले ने इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी। अब आप देखिए, अगले इतिहासकार टी.आर. होम्स है, वो इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष मानते हैं। L.E.R. रे जिसे ईसाई धर्म के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का विद्रोह कहते हैं। अब विलियम टेलर और जेम्स आउट्रम ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसी तरह शशि भूषण चौधरी है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज में इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो शशि भूषण चौधरी और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और उनका आधार था कि चूँकि इसमें एक जो कॉमन उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है, तो इनमें इसलिए यहाँ सब ने मिलजुल कर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया, इसलिए एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वो इसे मानते हैं। वहीं पे अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवोल्ट में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डिजरेली इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। वहीं R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में से सैन्य विद्रोह माना। ये भी सैनिक विद्रोह की कैटेगरी में है। एस.एन. सेन इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही कहते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मानने वाले कितने हो गए? एस.एन. सेन, शशि भूषण चौधरी और विनायक दामोदर सावरकर, इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं। वहीं पर R.C. बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता इसे क्या कहते हैं? इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। अब आगे कि अब ये जो जितने भी विभिन्न मत है, इनकी हम थोड़े मूल्यांकन करते हैं। तो पहला मत आता है सैन्य विद्रोह। इस समय 3 प्रांतीय सेनाओं में से मात्र एक ने ही विद्रोह किया था, यह आपको पता ही है। और सिखों और गोरखों ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। कई स्थानों पर जनता ने पहले विद्रोह किया, बाद में सेना ने। अतः इस विद्रोह को मात्र सैनिक विद्रोह तो नहीं कह सकते। दूसरा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। बहादुर शाह को जबरदस्ती, अनिच्छा और विवशता से ही इस विद्रोह में शामिल होना पड़ा। जब सारे जो विद्रोही थे वो भाग के दिल्ली चले जाते हैं, उसे अपना नेता मानने के लिए विवश कर देते हैं, उसे इसकी नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई योजना नहीं थी। अंग्रेजों की हिमायती में विद्रोह का दमन करने वालों में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। अतः इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास कहना अनुचित ही है।
तीसरा, क्रांति का समय से पहले आरंभ होना। क्रांति का प्रारंभ 31 मई को होना था, किंतु चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण यह मार्च में ही प्रारंभ हो गई। अतः क्रांतिकारियों की समस्त योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई। इसमें जो मैंने अभी बताया, जैसे एक ये सामंती विद्रोह की भी जो संज्ञा देते हैं, तो इसके लिए ये तर्क है कि इस विद्रोह में मात्र 1% उन भारतीय सामंत या राजाओं ने भाग लिया जिसके राज्य और पेंशन छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त जमींदारों और राजाओं के एक बड़े वर्ग ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। अतः इसे मात्र सामंती विद्रोह भी हम नहीं कह सकते। अब आती है स्वतंत्रता संग्राम की। विद्रोह के सीमित प्रसार, शिक्षित मध्यम वर्ग, धनी उच्च वर्ग के असहयोग तथा अधिकांश राजाओं की उदासीनता जैसे तथ्यों के आधार पर इसे स्वतंत्रता संग्राम कहने पर भी आपत्ति की जाती है। तो अब हमने मतों की समीक्षा कर ली, विभिन्न मत भी दे लिए। अब निष्कर्ष में हम आते हैं, तो ये था क्या माने फिर इसे हम। तो एसन सेन जो कहते हैं कि यद्यपि विद्रोह सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ, लेकिन बाद में यह जन विद्रोह के रूप में बदल गया। डॉक्टर एसन सेन ने कहा है, विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया गया था। इस कारण से स्वतंत्रता संग्राम कहना अनुचित नहीं है। कम से कम इस मत पर सभी इतिहासकार एक मत है कि यह विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध था। तो मतलब अब एक ये भी कहेंगे, किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल क्रांति का आरंभ करने वाली लक्ष्यों द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। 1857 का विद्रोह आगामी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रेरणा स्रोत बना। इसी से ही प्रेरणा लेकर ही 1920 से 47 के जितने भी आंदोलन हुए, उसकी प्रेरणा, उसकी जन्मभूमि 1857 का ही विद्रोह ही था। विद्रोह के दौरान जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया तथा अंग्रेज समर्थकों का बहिष्कार किया। जनरल ब्लॉक को अपनी सेना नदी के पार करने को नाविकों को नावें नहीं दी गई। कानपुर में मजदूरों ने अंग्रेजों के लिए काम करना बंद कर दिया। उनके छोटे मोटे घरेलू कार्यों के लिए जो भारतीय आते थे उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो ये जो तथ्य है ये हमें बताते हैं कि एक तरीके से समस्त भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक तरीके की घृणा थी। वो उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसका कारण उनकी चाहे कोई सी भी नीति हो, राजनीतिक कारण रहा हो, सामाजिक कारण रहा हो, धार्मिक कारण रहा हो, जो भी हो, किंतु यहाँ पे ये देखा गया है कि एक कॉमन जो इन सब का उद्देश्य था वो ये कि ये जो इस शासन को यहाँ से बाहर करना चाहते थे। और इस बात पे सारे इतिहासकार एक मत भी है कि यह विद्रोह और कुछ था या नहीं था, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह जरूर था। तो अब मैंने देख लिया कि सामंती विद्रोह की बात कर ली, स्वतंत्र। तो आप लोगों को ये सारे मत ध्यान रखने हैं कि किसने क्या कहा। थोड़ा सा इसके प्रकृति कभी कभी एग्जाम में, जैसे बीए के एग्जाम में तो पूछने का पूरा चांस बनता है कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो आपको देखो, मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स तो शेयर कर ही दिया है। तो अब आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे मेरे वीडियो को, तो इन्हीं पॉइंट से आप पूरा का पूरा बड़ा, शॉर्ट या मिड जैसा भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप दे सकते हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, जैसे सैनिक विद्रोह का जो मेरा पॉइंट है उस पर आप लिख देना कि ये किसने मत दिया, जॉन लॉरेंस और सी लेन, सैनिक विद्रोह को। इसी तरह आगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन कौन से हैं इसको, जैसे शशि भूषण चौधरी है, विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, ये जो प्रमुख है इन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब इसके अलावा जो राष्ट्रीय विद्रोह वो किसने कहा, तो राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवोल्ट में से राष्ट्रीय विद्रोह का, डिज़रेली भी से राष्ट्रीय विद्रोह ही बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैटेगरी कर लेंगे तो इतना सा तो याद रख ही सकते हैं ना। उसके बाद हम इन्हीं के मतों की समीक्षा कर लेंगे कि सैनिक विद्रोह क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय 3 प्रांतीय सेनाएं थी, उनमें से मात्र एक ने ही विद्रोह किया। अब जब तीनों में से एक ने विद्रोह किया तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी की तरह से ही ये क्या था, सैनिक विद्रोह था। नहीं कह सकते हम इस तरीके की चीज़ें। तो अब आगे जब इसका आगे ही समीक्षा में आप हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के बारे में बताइए कि अनिच्छा विवशता से तो बहादुर शाह जी इसमें सब सम्मिलित हो रहे हैं। तो जब ज़बरदस्ती किसी को शामिल कर रहा है तो इसका मतलब वो तो षड्यंत्र में शामिल ही नहीं है।
उनकी पूरी कौम शामिल नहीं है। अंग्रेजों की हिमायती भी मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, तो दमन करने वालों में भी दोनों ही थे, तो ये भी नहीं मान सकते हम। आगे सामंती विद्रोह में कि 1% सामंतों के शामिल होने से ये नहीं कह सकते कि सामंती विद्रोह था। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम भी, क्योंकि विद्रोह का सीमित प्रसार था, शिक्षित मध्यम वर्ग उच्च वर्ग का सहयोग था और अधिकांश राजाओं की उदासीनता जैसे तथ्यों के आधार पर इसे स्वतंत्रता संग्राम कहने पर भी आपत्ति है। अब निष्कर्ष में हम दे लेंगे कि एस.एन. सेन जो कहते हैं कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह की भांति तो आरंभ हुआ था, लेकिन बाद में जन विद्रोह के रूप में बदला। सही भी बात है, एक सेना से शुरू हुआ था विद्रोह, लेकिन बाद में आम जन भी इसमें शामिल हुआ था। तभी तो आम जन अंग्रेजों की सेवा से नकार देते हैं। उनको जो नदी पार कराने के लिए जनरल ब्लॉक को नाविक सेना नहीं दे रहा, अपनी नाव नहीं दे रहा। लोग छोटे मोटे काम करने जाते थे, घरेलू काम उनके लिए, वो मना कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर देते हैं। जैसे उनके कपड़ों की इस्त्री करने वाले जो धोबी थे, उन्होंने भी कपड़े प्रेस करने से मना कर दिया कि हम चलो आप तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। कानपुर मजदूरों में अंग्रेजों के लिए काम करना बंद कर दिया, मिल मजदूरों ने। तो ये देखिए आप, ये आमजन भी तो विद्रोह पे उतार हुए, तो इसे कम से कम हम चाहे राष्ट्रीयता नहीं थी वहाँ, विद्रोह राष्ट्रीयता का अभाव में था, क्योंकि राष्ट्रीयता तो आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक राष्ट्रीयता तो जस्ट 1920 और उस फेज में जब हम जा रहे हैं, गांधी का जो पीरियड आएगा वहाँ पे हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। राष्ट्रीयता जैसी चीज़ 1857 में नहीं थी, और ये बाद की अवधारणा है, आधुनिक काल की अवधारणा है। ठीक है, आधुनिक काल अभी भी चल रहा, हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन यूँ जरूर कह सकते कि राष्ट्रीयता के जो बीज थे उसके अंकुर यहीं पे फूटने लगे थे 1857 के विद्रोह में। और जो आगे जाकर उस राष्ट्रीयता का पेड़ इतना विशाल हो जाएगा कि वही जनसमूह 1920, 1930, 1947 जितने भी आंदोलन होंगे, उसमें अंत में इस पूरी ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से हिला के भगा देता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।